हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, आज हम करने वाले हैं आर्म्स एक्ट 1959 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। हमने 40 एमसीक्यूज ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी लोकल लॉज और माइनर लॉज होते हैं उनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से डील करती हूँ, और स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए और एक अच्छी कमांड डेवलप हो पाए, उसके लिए हम हर एक चीज को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, कुछ भी मिस नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसफर अंडर द आर्म्स एक्ट इंक्लूड्स। देखिए, तो आर्म्स एक्ट के अनुसार ट्रांसफर में क्या क्या शामिल है? सिर्फ लेटिंग ऑन हायर, या फिर सिर्फ लैंडिंग, या सिर्फ गिविंग, या फिर पार्टिंग विद पोजेशन? हम कब बोलेंगे कि आपने क्योंकि देखो, हम आर्म्स एक्ट पढ़ रहे हैं। आर्म्स एक्ट में हम बेसिकली आर्म्स की बात कर रहे हैं कि आपने किसी को कोई आर्म्स, एम्यूनिशन, फायर आर्म्स किसी को जब ट्रांसफर किया, ठीक है, तो अब हम कब बोलेंगे कि आपने वो चीज ट्रांसफर कर दी? तो सिर्फ क्या सेल करना ही ट्रांसफर है? समझ आ रहा है? या फिर किसी को सिर्फ हायरिंग पे ही देना ट्रांसफर है, या सिर्फ अगर आपने किसी को लैंड उधार दिया है तो ही हम बोलेंगे ट्रांसफर है? तो अगर आप इसका जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 का, ठीक है, सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन क्लॉज है आप देखेंगे तो वहां पे ट्रांसफर की बात की गई है। ठीक है, वहां पे क्या है? ट्रांसफर की बात की गई है। ठीक है, और किस सेक्शन में की गई है? सेक्शन 2 के क्लॉज के में बात की गई है ट्रांसफर की। तो वहां पर साफ लिखा हुआ है ट्रांसफर का मतलब क्या है। अगर आप किसी को भाड़े पर दे रहे हैं ना कोई चीज, तो माना जाएगा आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं ना अपना आर्म्स या अपना कोई भी वेपन, तो हम मानेंगे आपने क्या किया, उसको उसको आपने क्या कर दिया है? ट्रांसफर कर दिया है, अंतरण कर दिया है। कब्जा दे, अगर आपने किसी को कब्जा भी दिया है तो हम मानेंगे आपने उसको ट्रांसफर ही कर दिया है। जैसे आपने अपनी कोई पिस्टल है और उस पर किसी किसी को आपने उस पर कब्जा दे दिया है, तो अब हम मानेंगे कि आपने उसको ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, या फिर कब्जा विलक करना भी किस में आता है? ट्रांसफर में आता है, पार्टिंग विद पोजेशन। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? लेटिंग ऑन हायर पढ़ा, ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ा। हमने लैंडिंग पढ़ा, बिल्कुल। गिविंग मतलब अगर हमने किसी को दे भी दिया है, ठीक है, वो वेपन या वो आर्म्स, तो हम क्या बोल रहे हैं? ये चारों ही चीजें, अगर ये आप चारों चीजें कर रहे हो, इसका मतलब आप ट्रांसफर कर रहे हो। क्योंकि देखो, हमें लाइबिलिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, अभी किसी की पिस्टल थी, ठीक है, उसने अपनी एक पिस्टल किसी को दे दी। अब उस पिस्टल का यूज करके उस पर्सन ने किसी का मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे वो पर्सन ये थोड़ी ना बोलेगा कि ये तो मेरी पिस्टल थी नहीं, ये तो पिस्टल इस पर्सन की थी। तो वो पर्सन बोलेगा कि मैंने इसको ये पिस्टल जो है उधार दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी क्या है? उस लाइबिलिटी से बच सकता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये सब चीजें जो है एक्सप्रेसली बताई जा रही है कि कब हम उसको ट्रांसफर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी 1, 2 एंड 3, 4 सारे ही इसमें इंक्लूड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफर में शामिल नहीं है? लैंडिंग, ठीक है, किराए पर देना। हायरिंग, मेयर इंस्पेक्शन, केवल निरीक्षण। गिविंग पोजेशन, कब्जा देना। ठीक है, अगर कोई पर्सन आके, ठीक है, सिर्फ आप जो है उसको सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपना जो आर्म्स है या जो भी आपका ये जो वस्तु है आपने उसको ट्रांसफर किया था। नहीं, मेयर इंस्पेक्शन क्या है? ट्रांसफर नहीं होता, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और आपको इस तरीके से क्या है? पढ़ना है ध्यान से, ठीक है, अच्छी तरीके से, ताकि आपकी कोई भी चीज से गलत ना हो बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? एक अच्छी जो अपनी कमांड क्रिएट करनी है इस एक्ट पर, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब बताइए, प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। अगर आप आर्म्स एक्ट देखेंगे तो इसमें प्रिस्क्राइब मीन का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब बाय रूल्स, बिल्कुल सही बात है। मिसाइल्स आर इंक्लूडेड इन प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। जब हमने पढ़ा था गोला बारूद एम्यूनिशन, तो हमने पढ़ा था कि कुछ कुछ प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन भी होती है। ठीक है, जिस पर क्या है, नॉर्मल पर्सन पजेस नहीं कर सकते हैं, जब तक कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई ना कर दे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अथोराइज ना कर दे। जब हमने सेक्शन 7 भी देखा था, ठीक है, जो इसी बारे में बात कर रहा था, प्रोहिबिटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बारे में। वहां लिखा था ना कि स्पेसिफिकली ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमने एम्यूनिशन को डेफिनेशन क्लॉज में भी पढ़ा था, जो कि कहा था प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की बात 2 के H में।
तो बताओ क्या हमने प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन में मिसाइल्स को भी इंक्लूड किया गया था? बिल्कुल सही बात है, मिसाइल्स भी थी, रॉकेट्स भी थी, बॉम्ब्स भी थी, ग्रेनेड्स भी थे, ठीक है। और जो ऑटोमेटिक फायर आर्म्स होते हैं मे बी प्रोहिबिटेड आर्म्स, तो जो ऑटोमेटिक फायर आर्म्स होते हैं क्या उनको भी हम प्रोहिबिटेड आर्म्स में डाल सकते हैं? तो बताइए विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, तीनों ही चीजें सही लिखी है, 1 2 एंड 3 तीनों ही चीजें ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। ऑटोमेटिक फायर आर्म का आपको मतलब समझ आया? ऑटोमेटिक फायर आर्म का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब आपने जैसे कि कोई मशीन गन हो गई, ठीक है, जब आपने ट्रिगर प्रेस किया तो वो कंटिन्यू, ठीक है, उसमें से बुलेट्स निकलती रहेगी जब तक कि वो प्रेशर जो है रिमूव ना कर दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक फायर आर्म्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? प्रिस्क्राइब्ड मतलब होता है रूल्स अंडर दिस एक्ट, बिल्कुल सही बात है। प्रोहिबिटेड आर्म्स का मतलब प्रोहिबिटेड आर्म्स वो आर्म्स होते हैं जो ऑटोमेटिक फायर आर्म्स है। अगर आप देखेंगे हमने जब फायर आर्म्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें भी हमने एक चीज देखी थी, उसके बाद हमने प्रोहिबिटेड आर्म्स पढ़ा था कि कुछ ऐसे आयुध होते हैं जो क्या है, जो प्रतिष्ठित आयुध होते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई ऑटोमेटिक फायर आर्म है, जैसे कि रिवॉल्वर हो गया, वो ऑटोमेटिक फायर आर्म नहीं है, ठीक है, उसमें अगर आपने एक बार उसको ट्रिगर को प्रेस किया तो उसमें से एक बुलेट निकलेगी। लेकिन एक एक ऐसी मशीन गन है, ठीक है, जिस अगर आपने एक बार प्रेस किया, उस पर प्रेशर अप्लाई रहा, तो जब तक वो मैगजीन खाली नहीं होगी वो चलती रहेगी, तो ऑटोमेटिक फायर आर्म होगी, इसको प्रोहिबिटेड आर्म्स में की कैटेगरी में डाला गया है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसको जो है 2 के आई में जो फर्स्ट पॉइंट है उसी में लिखा है। फिर है ट्रांसफर, तो अगर आप किसी को अपना जो आर्म्स है लैंड कर रहे हैं, उधारी पे दे रहे हैं, तो क्या हम बोलेंगे आपने ट्रांसफर किया था? बिल्कुल सही बात है। तो इसका ए का 1, बी का 2 और सी का 3 बिल्कुल ठीक है, आंसर हुआ इसका ए। अंडर सेक्शन 2 का 2 ऑफ द आर्म्स एक्ट, द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ फायर आर्म इज मेजर्ड फ्रॉम, सेक्शन 2 के अनुसार फायर आर्म के बैरल की लंबाई कहां से कहां तक जो है मापी जाएगी? अगर आप 2 का क्लॉज 2 देखेंगे ना, तो बेसिकली इसी बारे में डील करता है, मेजरमेंट ऑफ बैरल, ठीक है। उसके सामने कीवर्ड्स लिख लेना। देखो जितने भी सबसेक्शंस होते हैं ना, आप देख पा रहे होंगे मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने कीवर्ड्स इसलिए लिखे हुए हैं, आप भी ऐसे कीवर्ड्स लिख लो। शायद कीवर्ड मतलब शायद वैसे क्वेश्चन पूछ ले कि सेक्शन 2 का जो सबसेक्शन 2 है वो किस बारे में डील करता है, तो आपको इतना याद रहेगा ना, मेजरमेंट ऑफ बैरल से डील कर रहा है। फिर अंदर क्या लिखा है वो तुम्हें पता ही होना चाहिए। तो बताइए, अब हम जब मेजर कर रहे हैं बैरल की लेंथ को, ठीक है, पूरे बैरल की लेंथ को, जब फायर आर्म जो होते हैं उसकी एक बैरल होती है, ठीक है, पाइप जैसी, ठीक है, तो हमें उसको मेजर करना है। तो हम उसकी मेजरमेंट के लिए, ठीक है, उस बैरल को कहां से कहां तक उसकी लंबाई को मेजर किया जाता है? तो ट्रिगर से लेके मजल तक, या फिर मजल टू द पॉइंट वेयर द चार्ज एक्सप्लोड्स, मजल से उस स्थान तक जहां कारतूस फटता है, ठीक है, बी पार्ट ये कह रहा है। और सी मैगजीन टू ट्रिगर, मैगजीन से ट्रिगर तक, या फिर चैम्बर टू स्टॉक, चैम्बर से स्टॉक तक। तो आप देखेंगे इसमें लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ अ फायर आर्म शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट एट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड, ठीक है, फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट विच द चार्ज इज एक्सप्लोडेड ऑन फायरिंग, जिसको हम चैम्बर बोलते हैं। तो इसका आंसर हुआ बी। स्टूडेंट आपको मैं एक और बात बताती हूँ, देखिए मैंने आपके लिए कुछ विजुअल नोट्स बनाए हैं, पिक्टोरियल अगर मैं बोलूं तो मैंने वैसे नोट्स बनाए हैं जो जिसको हम बाद में एक साथ रैपिड रिवीजन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हार्डली मैं आपको 20 मिनट्स में पूरा एक्ट कवर करा दूंगी और कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। जैसे कि ये रहा, अगर हम बात करें शॉर्टनिंग, कन्वर्जन, प्रोहिबिटेड आर्म्स, ठीक है, तो इस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए मैंने आपके, ताकि जब आप राजस्थान एपीओ का एग्जाम देंगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन माइनर लॉज या लोकल लॉज में से गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ अ लॉ रेफर टू इन द आर्म्स एक्ट इज नॉट इन फोर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, इट शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू। इसका मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा लॉ रेफर कर दिया जाता है इस आर्म्स एक्ट में, ठीक है, इस आर्म्स एक्ट में एक ऐसा लॉ है, ठीक है, उस लॉ को रेफर कर दिया गया जो किसी एरिया में एनफोर्समेंट में ही नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसका मतलब क्या लेंगे? जैसे कि मैं बात करूं आईपीसी, अब अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो क्या अब यहाँ पे तो आईपीसी वर्ड भी लिखा है, यहाँ पे सीआरपीसी वर्ड भी लिखा है, तो यहाँ पे अगर जैसे लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए आप सीआरपीसी में जाओ। अब ये जो लॉ रेफर किया गया है आर्म्स एक्ट में,
क्या अब वो इन्फोर्स में है? क्या वो अब एनफोर्समेंट में है? नहीं है। लेकिन अगर मैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग लॉ आपसे पूछूं सीआरपीसी का, आप बोलेंगे बीएनएसएस। वो यही बात कह रहे हैं, वो ये सेक्शन, ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि अगर कोई भी एक्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा लॉ जिसको आर्म्स एक्ट में रेफर किया गया है और वो अभी एनफोर्समेंट में नहीं है, तो हम उसकी जगह उससे कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ले लेंगे। ठीक है, तो बताइए, एनी लॉ चोजन बाय द कोर्ट, फिर न्यायालय द्वारा चुना गया कोई भी कानून, फिर कानून कोई भी अपने हिसाब से जो है न्यायालय कोई भी अपने हिसाब से कोई भी कानून चुन लेगा? नहीं, द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ इन्फोर्स इन दैट एरिया। फिर कोर्ट ये देखेगा कि जो उस क्षेत्र में कौन सा जो उसके समकक्ष कानून है, ठीक है, उसके कौन सा समकक्ष कानून है। जैसे मैंने बताया सीआरपीसी के समकक्ष कानून को क्या है, वो है हमारा बीएनएसएस। ठीक है, तो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स ओनली, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ओनली, ये इसका आंसर नहीं है। सो आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 का 3 एम्बडीज विच प्रिंसिपल? सेक्शन 2 का 3 किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? रिपील ऑफ लॉज, कानून का निरसन, रेफरेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ, समकक्ष कानून का संदर्भ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, एनडी नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो मुझे पता है इसका संधि विच्छेद क्या है, ये है प्रति आयोजित। ठीक है, तो और उसको पूरा मिला के क्या बना है, प्रत्यायोजित विधान। यस, अब ठीक है, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना कि जिसको हम पहली बार पढ़ते हैं समझ ही नहीं आते हैं। ठीक है, प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, तो बताइए सेक्शन 2 का क्लॉज 3, इसके अंदर कौन सा प्रिंसिपल एम्बडी है? तो देखो, अगर आप सेक्शन 2 का क्लॉज 3 देखेंगे ना, तो ये बात करता है रेफरेंस टू लॉ की, इसको हम क्या है अभी पढ़कर आए हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ वाली बात यही तो लिखी है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन, आप ये तो भूल जाना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसीलिए मैंने हर सेक्शन से, हर सब क्लॉज से, हर क्लॉज से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे फ्रेम कर दिए, इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर विल बी क्या, बी, रेफरेंस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ, समकक्ष कानून का संदर्भ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो ऑफिसर with the same designation in a particular area who may specify the appropriate officer। जैसे हमने अभी पढ़ा कि जब कोई लॉ ऐसा है जो अब एनफोर्समेंट नहीं है, तो एनफोर्समेंट में नहीं, तो हमने उसका क्या किया, दूसरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ था वो ले लिया। अभी बात कर रहे हैं कुछ ऐसे एक ऑफिसर की बात की गई है, ठीक है, इस एक्ट में जो उस एरिया में है ही नहीं, अब उसके एप्रोप्रिएट ऑफिसर को तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो कौन स्पेसिफाई करेगा? यदि किसी क्षेत्र में उसी पदनाम का अधिकारी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे कि डीएम की बात की गई थी इस एक्ट में, कि अगर डीएम नहीं है तो कमिश्नरेट एरिया में हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को डीएम मान लिया था, और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, डीएम घोषित कर सकती है। यही हमने पढ़ा ना, सेम बात वो यही कर रहा है। ठीक है, सेम बात वो यही कर रहा है, जैसे डिप्टी सीओपी को डीएम माना था स्टेट गवर्नमेंट जो ऑथराइज कर रही थी, सेम यही बात कह रहा है। तो फिर कौन एप्रोप्रिएट ऑफिसर को स्पेसिफाई करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गैजेट, या फिर डीएम। तो देखिए, जो 2 का क्लॉज अगर आप जब 4 देखेंगे तो उसके सामने आप इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख लेना, रेफरेंसेस टू ऑफिसर्स और अथॉरिटीज। जैसे सेक्शन 2 का 3 तो रेफरेंसेस टू लॉ से रिलेटेड था, कि जब लॉ नहीं है तो फिर हम कौन सा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ ले लेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई ऑफिसर नहीं है तो फिर इसको कौन डेजिग्नेट करेगा, स्पेसिफाई करेगा। तो इसमें जो इसका आंसर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके बताएगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जो है करके बताएगी कि ये जो पर्टिकुलर जो ऑफिसर है, ठीक है, इसको हमने अपॉइंट किया है। तो यदि किसी क्षेत्र में उसी पदनाम का अधिकारी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस उपयुक्त अधिकारी को निर्दिष्ट करेगी। तो इसका आंसर हो गया सी। याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट साथ के साथ ऑफिशियल गैजेट में भी नोटिफाई करेगी। ये इस तरीके से आपको, ठीक है, याद रखनी है चीजें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 का 4 द एप्रोप्रिएट ऑफिसर इज स्पेसिफाइड बाय। अभी जो एप्रोप्रिएट ऑफिसर होता है इसको कौन स्पेसिफाई करता है? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा किया जाता है, या ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट सर्कुलर में इस चीज को बताती है, ठीक है, या फिर जुडिशियल ऑर्डर। तो देखो हमें पता है इसका आंसर है बी। ठीक है, तो देखो 2-3 तरीके से हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग करी, सारी अलग अलग तरीके से, लेकिन आपको याद रखना है।
ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इफ फर्स्ट, बैरल लेंथ इज मेजर्ड फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट वेयर द चार्ज एक्सप्लोड्स। ठीक है, तो जो बैरल की लेंथ होती है उसको हम मेजर करते हैं कहां से, फ्रॉम द मजल टू द पॉइंट वेयर द चार्ज एक्सप्लोड्स। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमने भी पढ़ा भी था। दूसरा, इफ अ रेफर्ड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट एरिया, corresponding law shall apply, ये भी बात सही है। If there is no officer with the same designation, the state government shall specify the officer। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये थर्ड क्या है इसका, गलत है। तो कौन सा सही है, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, बी इसका आंसर ठीक है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए, अब आप इजीली बता पाएंगे। 2 का क्लॉज 2, मेजरमेंट ऑफ बैरल। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन की ना मैंने जान के इसलिए फ्रेमिंग ऐसी की है ताकि आपको याद रहे। अब जैसे कि 2 का क्लॉज 2 मेजरमेंट ऑफ बैरल की बात करता है, अपने बेयर एक्ट में जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है लिख लो। ठीक है, और पता है मैं बार बार आपको बेयर एक्ट क्यों दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को ये लगे कि जब मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, तो आपको तो कितनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मैं तो एग्जाम नहीं दे रही हूँ। आपको एग्जाम देना है तो इतना परफेक्ट अपना मैनर लॉ पे कमांड बना लो, एक भी गलती ना हो जाए। कहां से पूछेगा एग्जामिनर, पूछो, वी आर प्रिपेयर्ड, वी विल लीड लाइक अ प्रो। मैं हमेशा एक मेरी एक सेल्फ मेड कोट है जो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ, लीड लाइक अ प्रो, कि आपको सब कुछ आता है, इस तरीके से लीड करना है आपको। ठीक है, फिर सेक्शन 2 का जो सबसेक्शन 3 है वो किस बारे में बात करता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज 4 है, अब आप खुद बताओ बिना देखे, बताओ किस बारे में बात कर रहा था वो, तो किस बारे में बात करता है, ऑफिसर से। ठीक है, जो ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। 2 का ये ए का 1, बी का 2, सी का 3, सो आंसर विल बी ए का 1, बी का 2, सी का 3, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन, अब देखो हमने पूरा डेफिनेशन क्रॉस कर लिया। अब आप ये देखो, अभी सेक्शन क्वेश्चन 53 हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 53 तक ही हमने सॉल्व किया है ना, और अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन क्रॉस कंप्लीट किया है। सोचो कितनी डेफिनेशन थी, अगर आप देखेंगे कितनी डेफिनेशन थी, सिर्फ आई तक थी। ठीक है, सिर्फ आई तक तो थी ना, 2A से लेके 2I तक, तो ऑल मतलब देखा जाए तो 9 डेफिनेशन क्रॉस थे, बाकी 3 ये, तो 12 लगा लो। 53 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं मैंने आपके लिए। सोचो इससे बाहर कुछ पूछ सकते हैं, नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे फिर ये आपकी गलती है। अंडर सेक्शन 3 का क्लॉज 1, अब आ जाइए सेक्शन 3। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 बात करता है, लाइसेंस चाहिए आपको अगर आप एक्वायर करना चाहते हैं या फिर पजेस करना चाहते हैं कोई भी फायर आर्म या फिर एम्यूनिशन। अगर आप अपने पास कोई फायर आर्म रखना चाहते हैं या फिर आप कुछ कोई एम्यूनिशन अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है, और ये प्रोहिबिटेड फायर आर्म और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है नॉर्मल एम्यूनिशन की। ठीक है, जैसे पिस्टल, बुलेट हो गई, ये तो एक फायर आर्म, ये तो एम्यूनिशन हो गई, और पिस्टल हो गई, वो एक फायर आर्म हो गई। अगर आपको उसको एक्वायर करना है, उसको पोजेशन में रखना है, तो सेक्शन 3 यही इसी बारे में बात करते हैं कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो सेक्शन 3(1) के अनुसार कोई व्यक्ति फायर आर्म तभी प्राप्त या धारण कर सकता है जब तक उसके पास क्या ना हो, पहचान पत्र, आर्म्स लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट। ऑब्वियसली आर्म्स लाइसेंस भी इसका आंसर है। Which of the following act requires a license under section 3 का 1? अतः ये धारा 3 के 1 के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए लाइसेंस आवश्यक है। आप लाइसेंस जो लेंगे वो किस काम के लिए ले रहे हैं, तो सिर्फ एक्विजिशन के लिए या फिर पोजेशन के लिए, फिर कैरी करने के लिए फायर आर्म्स। तो यहाँ पे जो आप वर्ड देखेंगे वो क्या लिखा है, नो पर्सन शैल एक्वायर, ठीक है, हैव इन पोजेशन और कैरी एनी फायर आर्म। ठीक है, ना तो आप अपने पास उसको क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, ना तो आप उसको एक्वायर करेंगे, ना अपने पोजेशन में रखेंगे, ना इसको कैरी करेंगे। ठीक है, ठीक है, तीनों ही चीजों के बारे में बात किया गया, तो आंसर क्या होगा, सी। नहीं, सी नहीं होगा, इसमें मेरे को लगा 1 and 2 3 लिखा है तीनों चीजें, इसका आंसर होगा हमारा डी, 1 2 and 3 तीनों ही चीजों के बारे में बात की गई है। फिर अ पर्सन विदाउट अ लाइसेंस में कैरी अ फायर आर्म। देखो जनरल रूल तो ये कहता है कि आप कोई भी फायर आर्म को ना एक्वायर करेंगे, ना पोजेस करेंगे, ना कैरी करेंगे। लेकिन अगर आप इसका प्रोविजो देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसका प्रोविजो देखेंगे
तो ये प्रोविजो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है, वो ये कहता है कि विदाउट प्रोवाइडिंग दैट अ पर्सन मे विदाउट हिमसेल्फ, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास क्या नहीं है, जिसके पास वो लाइसेंस होल्ड नहीं कर रहा है, जैसे मैं हूं, मेरे पास एक पिस्टल का लाइसेंस नहीं है, लेकिन मैं उसको क्या कर सकती हूँ, कैरी कर सकती हूँ, एनी फायर आर्म्स और एम्यूनिशन इन द प्रेजेंस, लेकिन जिस पर्सन की वो पिस्टल है उसके प्रेजेंस में मैंने, जैसे कि कोई पर्सन है उसकी पिस्टल है, वो वहीं पर है, उसकी प्रेजेंस में मैंने उसको कैरी किया है, और अंडर द रिटर्न अथॉरिटी, या उसकी रिटर्न अथॉरिटी ने, जो उसका जो होल्डर है उसने मुझे रिटर्न अथॉरिटी दे दी कि आप उसको कैरी कर सकते हो, ठीक है, और मैंने कैरी क्यों किया है, क्योंकि मुझे या तो उसको रिपेयर कराना है फॉर रिपेयर, या फिर जो लाइसेंस है उसको रिन्यू कराना है, ठीक है, इन दो चीजों में। फिर जो पर्सन जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी कैरी कर सकता है। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, विद ओरल परमिशन ओनली, इन द प्रेजेंस ऑफ, या फिर अंडर द रिटर्न अथॉरिटी, या तो वो प्रेजेंस में है तब, या फिर वो प्रेजेंट नहीं है पर्सन जिसका वो लाइसेंस, जिसके पास लाइसेंस था लेकिन उसने रिटर्न अथॉरिटी दे दी है कि ये रिपेयर करवा रहा है इस चीज को, इसलिए मैंने इसको इसका पोजेशन दिया है, वो जो है इसको कैरी पर्सन कैरी कर रहा है मेरे बिहाफ पर, मतलब मैंने इसको रिटर्न अथॉरिटी दी है, लाइसेंस होल्डर ने रिटर्न अथॉरिटी दी है, या वेन एवर ही विशेस, या ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। तो बिना लाइसेंस वाला व्यक्ति भी फायर आर्म कब ले जा सकता है, जब उसको रिटर्न अथॉरिटी मिल गई है लाइसेंस होल्डर की, या फिर क्या है वो उसकी प्रेजेंस में है। अब देखिए द प्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर आर्म्स दैट एन ऑर्डिनरी पर्सन में पोसेस। अब देखिए आप फायर आर्म तो रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, लाइसेंस होगा तब रख सकते हैं। फिर अब आप ये फायर आर्म्स कितने रख सकते हैं, ये भी बात की गई है, अनलिमिटेड नहीं रख सकते हैं। तो जब आप इसका सबसेक्शन 2 देखेंगे तो वो बात करता है कि फायर आर्म आप कितने रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फायर आर्म्स। तो इसमें बात की गई एक रख सकते हैं, दो है, तीन, या फिर पांच, आंसर है बी इसका। अगर आप इसका क्लॉज 2 देखेंगे, सबसेक्शन 2 देखेंगे, वो कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो भी लिखा हो मैं उस बात को नहीं मानता हूं, नो पर्सन अदर देन अ पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3, वो कहता है कोई भी पर्सन क्या नहीं करेगा, एक्वायर नहीं करेगा, अपने पोजेशन में नहीं रखेगा, ना ही कैरी करेगा एट एनी टाइम मोर देन 2 फायर आर्म्स। कोई भी पर्सन सेक्शन 3 वाले पर्सन को छोड़, सबसेक्शन 3 वाले पर्सन को छोड़कर, क्योंकि सबसेक्शन 3 वाला कौन है, वो तो डीलर है, वो तो फायर आर्म्स में डील ही करता है, तो वो अपने पास दो थोड़ी फायर आर्म्स रखेगा, वो तो डीलर है, वो तो बहुत सारे रखेगा, तो वो वाला पर्सन छोड़ के साथ के साथ जो राइफल क्लब के मेंबर होते हैं, ठीक है, या फिर जो राइफल एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं वो रख सकते हैं दो से ज्यादा, या फिर और ये भी जो राइफल क्लब और ये जो राइफल एसोसिएशन जो होती है इसको रिकॉग्नाइज कर रखा हो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वो यूज करेगी अ पॉइंट ऑफ 22 बोर राइफल और एन एयर राइफल फॉर टारगेट प्रैक्टिस। और ये जो एसोसिएशन वगैरह, ये जो क्लब्स वगैरह होते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए अपने पास ये राइफल्स वगैरह रखते हैं, इसलिए इनको दो से ज्यादा की जरूरत होती है। तो इन लोगों को छोड़कर आप कितने फायर आर्म्स से ज्यादा नहीं रखेंगे, दो से ज्यादा, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका बी, दो से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लिमिट है, अब ये वही क्वेश्चन आया जो मैं आपको अभी समझा रही थी, द लिमिट ऑफ 2 फायर आर्म्स वाज, अच्छा ये जो लिमिट है कि अब आप दो ही फायर आर्म रखेंगे, ये कब से इंट्रोड्यूस में आया। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये आर्म्स एक्ट है ना, एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ मैं, हर सिचुएशन में आप अप्लाई मत कर देना। ये जो आर्म्स एक्ट है ना, इसमें एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ और उसने बहुत सारी चीजों को मॉडिफाई भी किया। तो वो जो अमेंडमेंट एक्ट था ना, वो 2019 का था। तो ये 2019 के अमेंडमेंट से ही ये लिमिटेशन आई कि कोई भी व्यक्ति दो फायर आर्म्स रख सकता है। तो ये जो दो फायर आर्म्स है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, 2019 की अमेंडमेंट, 2019 की अमेंडमेंट। तो देखो कहाँ है 2019 का अमेंडमेंट, ये रहा आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ये कब से इफेक्ट में आया था, 14 दिसंबर 2019 से। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बी प्रिपेयर्ड, हर चीज पढ़ाऊंगी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। 14 दिसंबर 2019, और ये कौन सा एक्ट नंबर था, 48 2019 का, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, आर्म्स एक्ट 2019। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ पर्सन possessing more than 2 firearms at the commencement of the Arms Amendment Act 2019 must deposit the excess firearms। देखो 2019 से पहले तो ये अमेंडमेंट हुआ ही नहीं था कि आप दो से ज्यादा फायर आर्म नहीं रख सकते। तो इससे पहले 2019 से पहले क्या सिचुएशन थी कि हो सकता है लोगों के पास दो से ज्यादा फायर आर्म्स थी उस समय पर। अब
अब किसी के पास 2 से ज्यादा फायर आर्म्स है, अब 2019 में अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है और अब ये कहा जाता है कि आप 2 से ज्यादा फायर आर्म्स तो नहीं रख सकते। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, जिनके पास 2 से ज्यादा फायर आर्म्स थी तो उनको ये कहा गया अब आप ये फायर आर्म्स को डिपॉजिट करा दो। अब उस डिपॉजिट कराने का भी टाइम दिया गया, ठीक है, कि इतने समय के अंदर आपको जमा करा देना है। तो वो टाइम लिमिट क्या था, 90 दिन था, 6 महीने था, 1 साल था, या फिर 2 साल थे। तो जब आप इसका प्रोविजो देखेंगे तो जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 2 है उसके प्रोविजो में ये अमेंडमेंट से रिलेटेड बात की गई थी। तो वहां पर आप देखेंगे समय दिया है 90 दिन का, ठीक है। तो ये 90 डेज आप अमेंडमेंट एक्ट से याद रखना, क्योंकि 2019 या 90 डेज नजर आ रहे हैं ना, आप इस तरीके से याद रखना। तो इसमें बात की गई थी कि 90 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो ऑन एवरेज कितना हो रहा है हमारा, 3 महीने हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2019 से पहले, ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे फायर आर्म्स रख रहे हैं, 2019 में अमेंडमेंट एक्ट आता है और अब आपको डिपॉजिट करने अपने फायर आर्म्स 2 से जो ज्यादा है, ठीक है, तो वो बचे हुए फायर आर्म्स आपको कितने दिन के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर डिपॉजिट करा देंगे। अब ठीक है, ये याद रखना। तो आंसर हो गया इसका 90 days, वेट फॉर अ वाइल, शेल डिपॉजिट विद इन 1 year। सुनो, 90 डेज का कॉन्सेप्ट है कि जब क्या करना है आपको, यूनिट आर्मरी और इन सब में आपको करना है, आफ्टर विच इट शैल बी री-लाइसेंस विद इन 90 डेज, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, इसका 90 डेज आंसर नहीं है, इसका आंसर है 1 year। 90 डेज का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसी प्रोविजन में है 90 डेज का कॉन्सेप्ट, लेकिन री लाइसेंस वाले के लिए है, वो अभी जब क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताती हूँ। तो आपको याद रखना है 1 साल, ठीक है, 1 साल, क्योंकि 90 दिन बहुत कम है, ठीक है। तो 1 साल का टाइम दिया गया है आपको। तो आपको क्या करना है, अपने जो 2 से ज्यादा फायर आर्म्स हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर उसको डिपॉजिट कराना है। वाइल ग्रांटिंग एन आर्म्स लाइसेंस ऑन इनहेरिटेंस और हेयरलूम बेसिस, इसको हम एयरलूम भी बोलते हैं, द मैक्सिमम लिमिट शैल बी। अब देखो, अब आपके पास जो क्या कहते हैं फायर आर्म्स है, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कह रहा है जब इनहेरिटेंस में मिला है आपको या फिर एयरलूम के आधार पर लाइसेंस देते समय अधिकतम सीमा कितनी होगी। अब देखो, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि लोगों के घर में बहुत सारे फायर आर्म्स हुआ करते थे, है ना, इनहेरिट बेसिस पे हुआ करते थे, ठीक है, या फिर एयरलूम बेसिस पे हुआ करते थे। तो अब उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रखें, ठीक है, आर्म्स की तो कहा गया 2 से ज्यादा तो अब भी नहीं होगी, ठीक है, चाहे आपको जो है लाइसेंस लेना भी है ना कि इनहेरेंट बेसिस पे, ठीक है, इनहेरिटेंस के बेसिस पे आप लाइसेंस ले रहे हैं, क्योंकि देखो काफी तो होता है आप नॉर्मल खरीद रहे हैं, ठीक है, और पहले के टाइम में तो लोगों के घर में बहुत फायर आर्म्स हुआ ही करते थे। तो फिर इनहेरिटेंस के बेसिस पे जब लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा तब भी मैक्सिमम लिमिट 2 ही रहेगी, ये बात आप याद रखना, ठीक है। सो द मैक्सिमम लिमिट शैल बी 2 फायर आर्म्स, ठीक है। तो आज हमने कवर कर लिए हैं अपने और ज्यादा एमसीक्यूज। नेक्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। अगर आपको इस तरीके से समझ आ रहा है तो आप एक बार अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि अगर थोड़े बहुत एफर्ट्स आपकी मैम आपके लिए कर रही हैं और मैम चाहते हैं कि आप माइनर लॉज में और लोकल लॉज में एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है, कहीं भी गलती ना हो, तो फिर आपको थोड़ा सा तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा। So that's all for today. Bye bye. Take care.